मैं दिलीप कुमार ज्ञान विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, जो कि पहला चैप्टर है क्लास 11th का। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का इसमें है कि आवर्त सारणी अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तत्व के बारे में पढ़ेंगे, आखिर तत्व है क्या या तत्व किसे कहेंगे। तो हम लोग बहुत पहले यानी कि पीछे वाला क्लास में भी पढ़े होंगे कि तत्व जो होता है से एक शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में तोड़ा या विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के बात किया जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब जो होता है एलिमेंट्स होता है, यानी कि तत्व होता है। लेकिन इसका सबसे सुपर परिभाषा है और एक लाइन का है। बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ, अब पदार्थ का है बोलेंगे तो तत्व जो होता है एक प्रकार का पदार्थ में होता है। तो वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के यानी कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, यानी कि एलिमेंट्स बोलते हैं। तो तत्व किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी कि समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। तत्व में कोई अलग अलग परमाणु नहीं होता है, ठीक। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मैंने बहुत सारा हो सकता है। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, लोहा या आयरन इसी को बोलते हैं, कॉपर, ईटीसी, ये सब क्या है, तत्व है। इसमें एक ही प्रकार के केवल परमाणु रहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक, तो केवल इसमें हाइड्रोजन का परमाणु है, कोई दूसरा तत्व का परमाणु इसमें नहीं है। इसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा एक और बात, अब यहाँ को देगा कि यहाँ लिखा हुआ है He दो गो परमाणु है, तो He दो गो परमाणु नहीं है, He हीलियम है। पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा, तो छोटका समझिए कि इसी का है, दोनों साथ है, तो He मीन्स होता है हीलियम, ठीक। तो हीलियम जो भी है से एक तत्व ही है, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु है, इसमें कोई अलग अलग परमाणु नहीं है। तो जितना भी तत्व होता है सब में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं। लेकिन यही एक फॉर्मूला लिखता है H2O, जिसको जल कहते हैं, ठीक। तो इसको अगर हम तत्व कह सकते हैं तो नहीं कह सकते हैं, क्या कि इसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु है, एक और परमाणु आ गया, ऑक्सीजन परमाणु आ गया, तो इसमें अलग अलग परमाणु आ गया। इसको हम तोड़ भी सकते हैं, ठीक ना, दो या दो से अधिक पदार्थ में तोड़ भी सकते हैं। तो जल जो होता है से यौगिक होता है, न कि तत्व होता है। तो तत्व के बारे में सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि तत्व क्या है। तो तत्व जो होता है से वैसा पदार्थ, ठीक, जो केवल एक ही प्रकार के यानी कि समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कुल ज्ञात तत्व कितना है, कुल ज्ञात तत्व यानी कि अभी तक कितना तत्व का खोज हो चुका है, तो अभी तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। अभी तक कुल कितना तत्वों का खोज हुआ है, 118। अगर इसमें प्राकृतिक रूप से बात करल जाए, प्राकृतिक यानी कि नेचुरली, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व 94 है, ठीक। प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व कितना है, 94 है। और कृत्रिम रूप से बात किया जाए तो कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल तत्व कितना है, 24 है। 94 और 24 जोड़ के देखेंगे तो 118 आ जाएगा, ठीक। उसके अलावा ठीक है, प्राकृतिक 94 है, कृत्रिम 34 है, 24 है, सॉरी। लेकिन इसमें पूछता है कि बताइए धातु कितना है, अधातु कितना है, उपधातु कितना है। धातु यानी कि मेटल, मेटल की संख्या कितना है, तो इसका संख्या लगभग 91 है, ठीक। अब कहीं कहीं इसका संख्या 90 भी देता है, 91 भी देता है, 92 भी दे देता है कहीं कहीं। तो खैर 91 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर अधातु की बात करें तो अधातु की संख्या लगभग 20 होता है, ठीक। उसके बाद एक और होता है तत्व, यानी कि तत्व तीन प्रकार के होता है, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। तो देख सकते हैं 91 और 7 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और 98 और 20 कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा।
यानी कि आज के बाद हम लोग याद कर लेंगे कि अभी तक कुल ज्ञात तत्व यानी कि कितना तत्व के खोज हो चुका है। तो 118 तत्वों का खोज हो चुका है, ठीक। जिसमें नेचुरल रूप से यानी कि प्राकृतिक तत्व कितना है, तो 94 है। आर्टिफिशियल कितना है यानी कृत्रिम कितना है, तो 24 है। इसमें अगर मेटल्स यानी कि धातु की बात किया जाए तो लगभग 91 है। अधातु यानी कि नॉन मेटल की बात किया जाए तो कितना है, 20 है। उप धातु यानी कि मेटालॉइड की बात किया जाए तो कितना है, 7 है, ठीक। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। अब तत्व के बारे में तो जान गए, लेकिन अब हम लोग का अगला टॉपिक है कि तत्वों का आखिर वर्गीकरण आवर्त सारणी आखिर काहे बनावल गया था, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया था। तो अगला टॉपिक हम लोग का हो जाएगा, अगला टॉपिक हो जाएगा क्वेश्चन टाइप के लिख देते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, क्यों किया गया, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों का वर्गीकरण आखिर क्यों किया गया, काहे करल गया। तो अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितना है, तो कुल ज्ञात तत्व 118 है, ठीक। तो डायरेक्ट 118 तत्व का खोज तो नहीं हो गया होगा, पहले 2, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 100 ऐसा करके 118 तक पहुंचे होंगे। तो बात को समझते हैं। अगर मान लो कि शुरू में हम लोग के पास 2 तत्व है, शुरू में हम लोग के पास केवल 2 तत्व है, कोई 2 गो तत्व है, ए और बी कोई मान लेते हैं, 2 गो तत्व है, ठीक। अब ये दोनों तत्वों का हम लोग का गुण अध्ययन करना है, गुण के बारे में जानकारी लेना है, तो हम लोग आसानी से दोनों के गुण के बारे में बता सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, काहे कि केवल 2 गो तत्व है, तो बहुत बढ़िया से ए और बी के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक। 2 तत्व के बाद मान लिए कि 5 तत्वों का खोज हुआ, तत्वों की संख्या बढ़ते गया, तो 5 गो तत्व का अगर अलग अलग गुण पढ़ल जाए तो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगा, कठिनाई होगा, कष्ट होगा थोड़ा सा याद करने में, समझने में बात को, ठीक। अच्छा, 5 तत्व से 10 तत्व हो जाए और दिक्कत हो जाएगा पहले की अपेक्षा, यानी कि जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ते जाएगा तो अलग अलग तत्वों का अगर हम लोग गुण पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। सभी तत्वों का गुण अलग अलग तरीका से याद नहीं किया जा सकता, समझ में आ रहा है। वैसे 30 हो गया, मान लिए 60 हो गया, 100 हो गया, अभी कितना है जी, 118 हो गया। तो यहां से हम लोग आंसर बताएंगे कि आखिर तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया। तो तत्वों को उनके गुणों का अलग अलग सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण किया गया। अगर तत्वों को अगर एक सीक्वेंस में वर्गीकृत नहीं करते, अगर नहीं बांटते, क्लासिफिकेशन नहीं करते, तो अभी तक अगर 118 तत्व है तो 118 तत्व को अलग अलग पढ़ना रहता, ठीक। तो 118 तत्व को अलग अलग पढ़ना संभव नहीं था, इसीलिए वैज्ञानिक लोग दिमाग लगाया, दिमाग लगा के क्या किया कि कुछ कुछ जो तत्व होता है उसका गुण मैच कर रहा था, तो मैच कर रहा था तो एक जगह रख दिया गया, उसका एक सजावट यानी कि एक अरेंजमेंट बनाया, व्यवस्था, ठीक। और उसी को फिर नाम दे दिया गया आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। तो अगर पूछा जाए कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, तो तत्वों को उनके गुणों का अलग अलग सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण किया गया, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण तो हो गया, क्या कि अगर वर्गीकरण नहीं करते तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता, समझने में दिक्कत होता। तब अगला टॉपिक हम लोग का है कि आखिर आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है पीटी, पीटी यानी कि पीरियोडिक टेबल। तो जो चैप्टर हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, तो आखिर उसको परिभाषित कैसे करेंगे, आखिर है क्या पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी जो होता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ज्ञात तत्वों में, ज्ञात माने कि जितना तत्वों का खोज हो चुका है, तो ज्ञात तत्वों में समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है। इससे पहले बताए थे कि बहुत सारा ऐसा तत्व होता है जिसका गुण मैच करता है, सेम होता है, तो उसको एक जगह बांट दिया गया, मैंने रख दिया गया, और जो व्यवस्था बना, जो सजावट बना ना, उसी को क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी बोलते हैं, इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं। तो पीटी क्या है, यानी कि पीरियोडिक टेबल क्या है, आवर्त सारणी
क्या है? तो ज्ञात तत्वों में समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आवर्त सारणी कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है आवर्त सारणी का विकास। आवर्त सारणी का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पीटी, आवर्त सारणी का विकास। तो जैसे आवर्त सारणी जब दिया गया तो उसमें अलग अलग वैज्ञानिक आए और अपना अलग अलग तरीका से सिद्धांत और नियम दिए यानी कि तत्वों को बांटे। तो वहीं पर अगला हेडिंग बन गया आवर्त सारणी का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पीटी। तो आवर्त सारणी का विकास कैसे कैसे हुआ? तो इसमें बहुत सारा वैज्ञानिक आया, बहुत सारा अपना सिद्धांत दिया, नियम दिया, कैसे बांटना है, ऐसे बांटना है। इसके आधार पर फिर लास्ट में जाके एक आधुनिक आवर्त सारणी बना जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो आगे मिलेगा। तो सबसे पहला आखिर आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया? सबसे पहले किसने बताया? तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेवोजियर। एकदम शुरू से बता रहे हैं, लेवोजियर एक वैज्ञानिक है लेवोजियर। तो हम लोग पढ़ते हैं लेवोजियर का वर्गीकरण। लेवोजियर क्लासिफिकेशन एकदम छोटा सा वर्गीकरण है, कोई इसमें लंबा चौड़ा चीज नहीं है, कोई खास बात लगभग नहीं। तो आवर्त सारणी के विकास में सबसे पहले वैज्ञानिक कौन आए? लेवोजियर आए। ठीक, तो लेवोजियर ने तत्व को कैसे बांटा? पहला क्वेश्चन हम लोग का यही है। तो लेवोजियर ने तत्व को धातु एवं अधातु के आधार पर बांटा था। अभी बतावल गया कि तत्व तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। ये जो लेवोजियर थे तत्व को कैसे बांटे थे अपना जब आवर्त सारणी बनाए थे? तो धातु और अधातु के आधार पर बांटे थे। ठीक, यानी कि जो जो धातु था उसको चुन के एक जगह कर दिया गया और जो जो अधातु था उसको चुन के एक जगह कर दिया गया। यानी कि इनका जो वर्गीकरण था एकदम बच्चा वाला वर्गीकरण, बहुत बेकार वर्गीकरण था, बहुत कम समय तक चला। समझ रहे बात? यानी कि यहाँ से एक ही बात याद रखने वाला है कि सर्वप्रथम धातु एवं अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? लेवोजियर ने किया। यही एक क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर्वप्रथम धातु एवं अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो लेवोजियर ने किया। किसने किया? लेवोजियर ने किया। यानी कि लेवोजियर का वर्गीकरण क्या है? तो लेवोजियर का वर्गीकरण क्या है? तो इनके अनुसार तत्वों को धातु एवं अधातु के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। यही लेवोजियर का वर्गीकरण क्या मतलब क्या है? अब कोई पूछ सकता है कि धातु क्या है, अधातु क्या है? तो बाद का टॉपिक है, यहाँ पर जरूरत ऐसे नहीं है। बोल दे रहे हैं धातु जो होता है से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अब इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। देख लेते हैं, धातु यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, इसमें जो होता है से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। जैसे सोडियम, सोडियम एक धातु है जिसके अंत में अगर यम लगा रहे, जरूर नहीं कि सबे में लगा रहे, या यम लगा रहे तो धातु होता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बहुत सारा हो सकता है। लेकिन एक और है हीलियम, तो हीलियम में यम लगा है लेकिन हीलियम अधातु है। ठीक, फिर उसके अलावा लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, टीन, प्लेटिनम, ये सब भी धातु होता है। तो सोडियम एक धातु है, तो सोडियम धातु है, धातु का होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक, तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 एक हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अगर त्याग देवे, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देवे, माइनस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ई पर माइनस इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, तो सोडियम पर हो जाता है +1, प्लस मीन्स +1। कैल्शियम, कैल्शियम अगर अपन बाह्यतम कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देवे तो कैल्शियम पर हो जाएगा +2, +2 या 2+ एक ही बात है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देवे तो एल्युमिनियम Al पर क्या हो जाएगा? +3 या 3+ हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा अधातु के बारे में देखते हैं। अधातु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
नॉन मेटल बोलेंगे, ठीक। जैसे क्लोरीन एक अधातु है, ठीक। तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो Cl पर -1 हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ऑक्सीजन पर -2 हो जाएगा। तो यही तो बात है, धातु जो होता है से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है, अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। धातु और अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले एकदम किसने किया था? तो लेबोजियर ने किया था, ठीक। अब इसके बाद लेबोजियर का वर्गीकरण अभी बताया गया कि बहुत बेकार वर्गीकरण था, बहुत छोटा सा बच्चा वाला था, इसीलिए इनको वर्गीकरण को हटा दिया गया, ठीक। तो जब वर्गीकरण को हटा दिया गया तो इनका हम बोल सकते हैं कि दोष दोष या सीमाएं क्या होगा, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन, यानी कि यहीं तक सीमित रह गया या इनका दोष क्या था। तो पहला बात देखते हैं, जैसे इनका वर्गीकरण था धातु और अधातु के आधार पर, ठीक। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, धातु और अधातु में वर्गीकरण करना भी संभव नहीं हो पाया, मैंने दिक्कत होने लगा, ठीक। पहला दोष। उसके बाद अगला दोष हुआ, जैसे इन्होंने बोला था कि धातु और अधातु के बारे में मतलब कि बताया था, ठीक, वर्गीकरण किया था तत्व को। लेकिन धातु अधातु के अलावा एक और प्रकार के तत्व होता है जिसको उप धातु कहते हैं, यानी कि मेटालोइड। तो उप धातु किसे कहते हैं? तो वैसा तत्व, ठीक, जिसमें धातु एवं अधातु दोनों की मतलब कि दोनों का गुण पाया जाता है, धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उप धातु कहते हैं, ठीक। तो जैसे ही उप धातु का खोज हुआ या उप धातु के बारे में बताइए नहीं किए थे, तो उप धातु अगर पीरियोडिक मतलब कि आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाएगा, इनको कोई आता पता नहीं था। तो जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, धातु और अधातु में वर्गीकरण सफल नहीं हो पाया। उसके अलावा उप धातु जो होता है, धातु और अधातु दोनों का उसमें गुण पाया जाता है, तो उप धातु के बारे में लेवोजियर ने कुछ बताए ही नहीं थे, ठीक। तो जिसके चलते इनके नियम को क्या किया गया? हटा दिया गया। तो मोटा मोटी बात हम लोग को यहाँ से क्या याद करना है? तो याद यही करना है कि धातु और अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम किसने किया? तो लेबोजियर ने किया। अब इसके बाद अगला जो वैज्ञानिक है जिसका नाम था प्राउट, ठीक। तो प्राउट का वर्गीकरण अगला हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग लेबोजियर पढ़े, दूसरा पढ़ते हैं प्राउट का वर्गीकरण या प्राउट की संकल्पना भी लिखा जा सकता है। संकल्पना इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं प्राउट हाइपोथेसिस, प्राउट हाइपोथेसिस। अगर इसे देखा जाए तो 1815 ईस्वी में दिया गया था, तो यहाँ पर अभी ईस्वी सन से उतना मतलब नहीं है, ठीक। तो प्राउट की संकल्पना जब लेवोजियर का वर्गीकरण खत्म हुआ, हटा दिया गया, तब प्राउट क्या बताएं, ठीक। तो प्राउट की संकल्पना कहो या प्राउट का वर्गीकरण कहो, बातें क्या है? इन्होंने अपना नियम या सिद्धांत या इसके बारे में कब जानकारी दिया? तो 1815 ईस्वी में दिया, ठीक। अब ई क्या बोले होंगे? तो ई बोले थे ना कि जितना भी तत्व होता है सब हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है। सोच लीजिए, लेवोजियर जब अपना आवर्त सारणी दे रहे थे, तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे, तो उन्होंने कैसे बांटा? धातु और अधातु के आधार पर, ठीक। उसके बाद बहुत सारा उसमें कमी रहा, जिसके चलते हटा दिया गया उनके नियम को। उसके बाद आवर्त सारणी के विकास में अगला योगदान के दिए प्राउट नामक वैज्ञानिक ने दिए, ठीक। तब प्राउट भी तो कुछ बोले होंगे, तब प्राउट कुछ अलग टाइप के ही वर्गीकरण किए, यानी कि अलग टाइप के ही बातें बोल दिए। प्राउट बोले कि जितना भी तत्व है, जितना भी तत्व का खोज हो चुका है या जितना भी तत्व उपस्थित है, उस सब तत्व में हाइड्रोजन परमाणु रहता है। अगर हाइड्रोजन है तो ओकरा में तो हाइड्रोजन परमाणु है, अगर ऑक्सीजन है तो ओकरो में हाइड्रोजन परमाणु, माने कि जरूर हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनल है, हम नहीं कर रहे हैं, प्राउट बोले थे। तो प्राउट का संकल्पना क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि इनके अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सभी तत्व में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, ठीक।
इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था। ठीक, ये बोले थे कि अगर किसी तत्व का परमाणु भार निकालना है, किसी तत्व का परमाणु भार निकालना है, तो n गुने हाइड्रोजन का n गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार, एक फॉर्मूला दिए थे जी। कौन दिए थे? तो प्राउट दिए थे। यानी कि कोई भी तत्व का परमाणु भार निकालना है, ठीक, तो क्या करेंगे, n से गुना कर देंगे किसमें? हाइड्रोजन का परमाणु भार में। जहां n क्या है? तो n बराबर है हाइड्रोजन की संख्या। n क्या है? तो n बराबर है हाइड्रोजन की संख्या। यानी हाइड्रोजन की संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट आगे हो सकता है। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? तो पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। ऐसा अगर समस्थानिक की बात किया जाए तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं। पहले समस्थानिक का परमाणु भार 1 होता है, दूसरे का 2 होता है और तीसरे का 3 होता है। तो ऐसे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन समस्थानिक का बात करेंगे तब ऐसे यहाँ से याद करेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, तो कोई भी तत्व का परमाणु भार अगर हमारा निकालना है, ठीक, तो n क्या है? हाइड्रोजन की संख्या है। तो प्राउट बोले थे कि कोई भी तत्व है वो हाइड्रोजन से मिलकर बनले रहेगा, तो ओकरा में हाइड्रोजन की संख्या कितना है और हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 से गुना कर देंगे। अच्छा, यहाँ से एक और बात बढ़िया चीज आता है कि अगर ई फार्मूला का अगर हम लोग यूज करते हैं प्राउट के नियम के अनुसार, तो जो तत्व का जो परमाणु भार आता है वो हमेशा पूर्णांक में आएगा, यानी कि पूरा पूरा अंक में आएगा, भिन्न में, दशमलव में ऐसा नहीं आ सकता है। ठीक, जैसे देख सकते हैं कोई भी तत्व का अगर परमाणु भार रहेगा इस फार्मूला के अनुसार तो n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रहे। और हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 है, तो कोई भी संख्या लेके गुना करेंगे तो उसका परमाणु भार यानी कि तत्व का परमाणु भार कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब पूर्णांक आएगा। ठीक, अब बात है कि इनका भी नियम बहुत दिन तक नहीं चला, इनका तो और बेकार नियम था। ठीक, तो इनका भी दोष या सीमाएं होगा, दोष या सीमाएं, यानी कि ड्रॉबैक या लिमिटेशन क्या है? तो पहला दोष इनका यही है कि इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने क्या बोला था? कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत बात था। सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर नहीं बने होते हैं, तो पहला दोष हो गया। ठीक, इनका दूसरा दोष क्या था? तो दूसरा दोष था कि इनके अनुसार ये जो फॉर्मूला दिए थे इसके अनुसार जो भी तत्व है उसका परमाणु भार हमेशा पूर्णांक में आएगा, लेकिन देखा गया है कि तत्व का परमाणु भार पूर्णांक में नहीं होता है। बहुत सारा जो तत्व है उसका परमाणु भार दशमलव में भी होता है। जैसे कुछ देख भी सकते हैं, जैसे देख भी सकते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5, यानी कि 35.5 बोल सकते हैं। तो कहाँ पूर्णांक में हुआ? और भी बहुत सारा हो सकता है। स्ट्रोंसियम SR, स्ट्रोंसियम SR, स्ट्रोंसियम का द्रव्यमान लगभग होता है 87.5। ठीक, तो इनके चलते यानी कि सब जो दोष उत्पन्न हुआ इसके चलते भी इनके नियम को कुछ दिन के बाद हटा दिया गया था। अब इसके बाद तीसरा हम लोग का है डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक, डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ। अब डोबेराइनर का जो त्रिक नियम, इसके आगे जो आवर्तसानी का विकास में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से इन लोग का कुछ ठीक ठाक नियम था, कुछ अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, लेकिन इन दोनों का जो वर्गीकरण था बहुत बेकार टाइप का था। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम जो है इसके आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा बात समझने को सीखने को मिलेगा, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक ना, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी आता है कि सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था?
तो सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर देना है डोबेराइनर, ठीक। लेकिन अगर उसमें धातु अधातु लगा दिया जाए कि सर्वप्रथम धातु अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तो धातु अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, तो फिर आंसर देंगे लेवोजियर, जो कि अभी पढ़े हैं। लेकिन धातु धातु हटा दिया जाए, केवल बोलेगा कि तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, तो डोबेराइनर ने किया। इसके बाद जो अगला नियम है हम लोग